first chapter we are revising, that is motion, and for motion, one session has been taken. छोटा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं अंतर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी बोलना है, अब आप लोग भी जानते हैं. डिस्टेंस, हाँ गुड गुड बोलते. हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट. हाँ, initial and final position. Very good. Distance is actual path traveled by the body. When body moves from one point to another, the distance traveled is actual length of the path. Okay? जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि एक ऑब्जेक्ट A to B गया 3 मीटर. Okay? And then this is the direction towards east, and then the body moves to C for 4 meters. Okay? If here we have to find out distance and displacement of the body, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि बॉडी मूव किया, लेकिन डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं उसमें डिफरेंस. डिस्टेंस मेजर करने का तरीका हुआ कि एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी. ओके, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. ओके, टोटल लेंथ मुझे मेजर करना है. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी, इज डिस्टेंस. It means here distance will be 3 meters plus 4, 7 meters. But what is displacement? Displacement को मतलब है the shortest distance between initial position and final position. Okay? हाँ सिद्धेश्वरी, गुड. उसे ये मतलब नहीं है कि बॉडी कैसे गया, वो देखेगा कि इनिशियली बॉडी वाज एट ए, ओके, एंड फाइनली द बॉडी इज एट पॉइंट बी. तो अब वो देखेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. तो ये तो नहीं शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट तो यही होगा. और हियर हाइपोटेन्यूस इज एक्टिंग एज displacement. It means we have to find out AC, and for AC we will use the formula of mass, that is Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square, and by knowing this formula we can find out that AC is equal to 5 meters. Okay? हाँ गुड. तो ये बात है. यहाँ पर डायरेक्शन भी हुआ, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स हो गया इसका नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये चीज. तो ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और साथ में उसका डायरेक्शन भी देना चाहिए. ये अलग बात है, क्लास 9 तक वैसा उसमें डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन डिफाइन होता है. ओके? और डिफरेंस की बात करें तो डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी मूव किया, ओके, डेफिनेशन पे गौर कीजिए. व्हेन अ बॉडी मूव्स, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप बात तभी करेंगे जब बॉडी मूव किया. अब हम यहाँ पर स्थिर हैं, हमसे पूछोगे क्या डिस्टेंस है क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जायज नहीं होगा बोलना. ठीक है? जब मैं मूव किया तब आपको पूछना है कि व्हाट इज योर डिस्टेंस या व्हाट इज योर डिस्टेंस. ओके,
हाँ, तो व्हाट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा? कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, अगर आप ये डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, then the length of the actual path is distance, whereas the shortest distance between initial and final position is displacement. बात याद रखिएगा, when a body moves from one point to another, ये नहीं कि बॉडी रुका हुआ है उस पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने लगे, तब तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। या मैं रुका हुआ हूं, अब बोलिएगा कि इस पर का डिस्टेंस क्या है? जीरो। नहीं, when a body moves, मैं मूव किया तब आप ये बात करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, और साथ में कभी वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, ओके, तो ये बात तो आप लोग जान रहे हैं। खाली यहाँ पर गौर देने का बात था कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि डिस्टेंस भी तो जीरो हो सकता है। तो नहीं, व्हेन अ बॉडी मूव्स देन वी हैव टू मेजर इट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हुआ कि जैसे बिकॉज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यहां पर बात उठती है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो कंसिडर डायरेक्शन। ठीक, तो जब मैं 5 मीटर इधर गया तो 5 मीटर इसको मान लिया मैंने पॉजिटिव। ओके, अब मैं बैक हो रहा हूं 5 मीटर इधर, तो यहां पर डायरेक्शन का भी जरूरी है। अब यहां मैं लिखूंगा -5 मीटर, और जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो आप एक्चुअली ऐड ही करते हैं। लेकिन ऐड करने के दरमियान क्या होता है कि चूंकि उसका डायरेक्शन माइनस में था, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 5 - 5 क्या हुआ? जीरो। एक्चुअली आप ऐड ही किए, लेकिन चूंकि उसके डायरेक्शन को आपने कंसीडर किया इसलिए वो माइनस आया। ये नहीं बोल देना कि घटा देते हैं, घटा देना नहीं बोलना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो भी हुआ, नेगेटिव भी होगा। अगर मैं जहां खड़ा हूं उसको मैं ओरिजिन मान लूं और मैं बैक हो जाता हूं, तो दिस विल बी नेगेटिव। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो डन है, और जीरो। और कोई डिफरेंस? सब रिलेटेड ही होगा। डिफरेंस, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं उसके बाद स्पीड। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, और सेम वही जैसे कल यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चर्चा किए थे, सेम वही यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी होता है। अंतर ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात करेंगे तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस डजंट नीड डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट नीड्स डायरेक्शन। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड तो मैंने बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, एंड सेम वेलोसिटी विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, नाउ द एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? रिवीजन है ये, चेंज इन वेलोसिटी टाइम पे। ओके, गुड। तो ये ख्याल यहां रखना है, चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स अगर आपको मैग्नीट्यूड सेम दिखा भी
लेकिन यदि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेटेड कहलाएगा। मुझे याद आया कि कल मेरा टॉपिक एक चल रहा था और क्लास ओवर हो गया था। क्या आज हम लोग डिस्कस करें उस बात पे? हाँ, देखो, ये यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए दोनों का तड़का लगाना चाहिए। तो कैसे मदद किया फिजिक्स केमिस्ट्री को, ये आप समझिए। ये फॉर्मूला मदद कर रहा है। कैसे समझो? थॉमसन, ये डेफिनेट है कि थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम, ये फॉर्मूला हम लोगों को केमिस्ट्री में मदद करेगा। तो मैं कहां से जिक्र कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कि थॉमसन, जे थॉमसन थे ना, जे थॉमसन, जो मॉडल ऑफ एटम दिए थे, क्या पुडिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्रिसमस पुडिंग लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया था कि whole the atom is just like a sphere and whole sphere is positively charged in which electron is embedded as cherries या कौन किसमिस छोहारा is embedded in Christmas cake. Okay. और सबसे बड़ी बात कि एक न्यू जर्नी था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो ये याद रखो, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया था। ठीक, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, क्योंकि ये नहीं कहना है कि अरे इतना गलत बता दिया उनको नोबेल प्राइज मिल गया, ये नहीं। उन्होंने एक क्या कहा गया, माइलस्टोन खोज किया, माइलस्टोन स्टेप, बहुत बड़ा डिस्कवरी हो गया कि उन्होंने इतना तक तो समझा दिया कि भाई, जो हमारे डाल्टन साहब बोल के चले गए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उस चीज को तो तोड़ा उन्होंने, है ना। इसलिए एक पहल स्टार्ट हुआ। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बंधा हुआ है, गुथा हुआ। ठीक, तो अब क्या बात हो गया कि उसके बाद कौन आए थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये बताया कि ना स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, मूव कर रहा है। अब देखो वो कैसे बताए होंगे कि मूव कर रहा है। रदरफोर्ड को बहुत ही ज्यादा जानकारी था, मैं हमेशा बता दे रहा हूं। बस उस समय का जो उनके पास अवेलेबिलिटी था डिवाइस वगैरह का, इस कारण से कुछ और चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा पाया। अदरवाइज प्रिडिक्शन तो उनको पूरा था कि भले ही उन्होंने बोला, ये भी बोल दिया कि न्यूक्लियस इज हेवी। सिर्फ प्रोटॉन वहां पर उनको समझ आया क्योंकि प्रोटॉन, लेकिन उनको ये शक था कि कुछ और है, क्योंकि हेवी बहुत है। खैर, किस आधार पर रदरफोर्ड को लगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, स्टेबल नहीं बोलेंगे, स्टेशनरी, किस आधार पर लगा वो जरा समझिए। उनको लगा कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड माइनस, ठीक, इलेक्ट्रॉन तो इम्बेडेड। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में एक पढ़ते हैं कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तब तो जितना इलेक्ट्रॉन था, ये तो थॉमसन और रदरफोर्ड के निष्कर्ष से निकल गया कि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज। तब तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है सारे को खींच लेता, है ना, सारे को खींच लेता। क्या खींच सकता था ना जी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, बंधा हुआ ही है जब सारे को अपने पास बुला लेता। लेकिन यहां पर रदरफोर्ड को लगा कि नहीं, अगर वो स्थिर होता तब तो खींच लेता। जैसे आप ऐसे समझिए कि सोलर सिस्टम में यदि आप आइए और ये सन बहुत बड़ा है, और अगर अर्थ फिक्स रहता, एक जगह फिक्स रहता,
तब तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेता है ना। बात समझ रहे हो? फिक्स रहता तब तो उसको खींच लेता, हो तो रुका हुआ उसको खींच लेता। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, बात समझिएगा कि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, तो भले ही इसका स्पीड नहीं बदल रहा, है, बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, ठीक। और डायरेक्शन यदि बदल रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेशन लग रहा है। ओके, डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन यदि हो रहा है तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। और वही फोर्स का मदद ये क्या में लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स में, यानी सेंट्रीपिटल, वो यहां फोर्स किस रूप में बन चुका है, सेंट्रीपिटल के रूप में। और सेंट्रीपिटल इसको मदद क्या करता है कि अगर ये सीधा जाना चाहता तो इसको ये बार बार क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ ला रहा है, ठीक है, ला रहा है। और ये बैलेंस किसके द्वारा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा। तो मोशन में है तब ना जी, मोशन में है तब ना, बात समझ रहे हो ना। मोशन में हुआ तभी ना ऐसा खेला हुआ। अगर मोशन में नहीं रहता, अर्थ वहां स्थिर रहती, तब तो सन उसको खींच लेता। लेकिन वो मोशन में है, क्यों मोशन में हमको पता चल रहा है, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, दिस मीन्स इट इज एक्सीलरेटिंग। एंड एक्सीलरेशन का कॉज क्या है, फोर्स। और वो फोर्स यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल, जो कि उसको हमेशा सेंटर की ओर खींच रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर उसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये मोशन में नहीं रहता तो ना तो सेंट्रीपिटल आता और ना सेंट्रीफ्यूगल आता। हो गया, ये आधार उनके लिए बना कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी। ओके, हो गया। एक्सेलरेशन में हम लोग को एक ही पार्ट पढ़ना है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो इक्वल चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास। और यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट हो, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, एक जल्दी से आप लोग एक सवाल बना लीजिए कि अ पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, और इस साइड इज 100 मीटर, इस साइड इज 100 मीटर। ओके, आपको बताना है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट of person, what is the maximum magnitude of displacement। यहाँ पर क्वेश्चन पे गौर करना, यहाँ लिखा हुआ है कि what is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval। in any time interval में तो तुमको लग सकता है कि हम पूरा राउंड मार लेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसमें जीरो नहीं है। हेलो, हाँ, गुड, 100√2, हाँ, क्या डायगोनल होगा, डायगोनल होगा। हाँ, पाइथागोरस या स्क्वायर का तो आपको डायगोनल मालूम भी होगा कि √2a होता है ना, तो मालूम ही होगा, इसलिए साइड हम जो टॉपिक आपका है उसको आगे ही बढ़ाना चाहिए। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं डिस्टेंस टाइम अगर लूं, डिस्टेंस टाइम
तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है और एक डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। यहाँ पर टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट and distance is dependent. Therefore, as per convention, independent physical quantity को y axis पे रखेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल, है ना। ये पहले मैंने आपको बताया है। लेकिन यही अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम का बनाऊं, ठीक, और टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ वेलोसिटी लिख देता हूँ और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, अभी ग्राफ क्या बता रहा है? अभी ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ अभी क्या शो कर रहा है? बॉडी का नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है ना। ये नहीं कंफ्यूज कर जाना, याद करना है कि सर स्ट्रेट लाइन वाला बोले, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये कल भी चर्चा हुई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गुड सिद्धेश्वरी, ठीक है, आपने ठीक बात किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, हाँ गुड सिद्धेश्वरी, जीरो एक्सीलरेशन। सिद्धि बोलना चाह रही है कि इसका जीरो एक्सीलरेशन है, सही बात है। यहाँ पर एक चीज और मैं समझा दे रहा हूँ, जीरो एक्सीलरेशन का एक तो तरीका हो गया कि आपको लग रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और हम लोगों ने याद किया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है, एक याद करके भी बोल रहा। और एक हुआ कि चूंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हुआ, एक समान, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर नो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मींस चेंज, एंड हियर सिंस देयर इज नो चेंज, देयरफॉर नो एक्सीलरेशन। दूसरा स्लोप मेथड, स्लोप मेथड ये हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, ठीक, और मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना, ये, और पहला 5 सेकेंड में मैं देखा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अगले 5 सेकेंड में देखा मैं कि ये 15 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट दैट इज 20, ओके। तो डॉट मैंने लगाया, डॉट लगाया, डॉट लगाने का मेथड मालूम होगा। 5 सेकेंड जब था तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये और ये उसी तरह से, हाँ, ऐसे एक प्लॉटिंग का तरीका होता है ये। तो मैं देख रहा हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, कल हम लोग ये देखे कि मैंने बताया कि स्लोप tan थीटा ना बोल के आप इतना भर बोलिए ना कि स्लोप इज इक्वल टू y/x, ओके। एक्चुअली हाँ, तो ये y/x, y यहाँ वेलोसिटी है और x यहाँ पर टाइम हो गया, तो वेलोसिटी बाय टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि ये किस तरह के वेलोसिटी को शो कर रहा है। यहाँ वेलोसिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, बोलो, बदल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, हाँ, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना। अब यहाँ पर स्लोप की बात करें तो थोड़ा भी एंगल अगर बन जाता है तो आप कहिएगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है, थोड़ा भी, 1 डिग्री भी अगर बन गया, 1 डिग्री भी अगर बन गया ऐसे भी, तो कहिएगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी बॉडी चल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, हाँ, बहुत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हो सकता है कि ये साइकिल हो और हो सकता है ये अच्छा सा बाइक हो और चलाने वाला भी रफ्तार वाला, मेरे ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, और वही यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ
एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में नो एंगल, देयरफॉर हाँ स्लोप 0 है। ओके, तो चलिए ये जानकारी हो गई। वेरी गुड सर। एक मिनट। तो कितने इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जाने थे भाई? फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्या? और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोग एक बता सकते हैं, मैंने बताया था आपको nth सेकेंड में जो, वो क्या था nth सेकेंड वाला? एक nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड था वो क्या फॉर्मूला याद है? मैंने बताया था। u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 है ना, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अच्छा है ना, रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा लगता है भूल गए हो, ठीक है। तो ओवर करते हैं क्लास को।